एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रेग्रेंस। बॉन्ड स्ट्रीट, परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इम्प्रेशन एट फर्स्ट साइट। एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा, एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24/7। कोहरे ने बढ़ाई लोगों की चिंता, साथ ही दिल्ली सहित कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश। राजधानी दिल्ली में कोहरे और ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। बढ़ती ठंड के साथ बारिश की संभावना उत्तर भारत पर गहरा असर डाल सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने एक नई पश्चिमी विक्षोभ की चेतावनी जारी की है। यह विक्षोभ पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। इसके कारण ही 21, 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि राजधानी दिल्ली में आज से दिन का तापमान थोड़ा बढ़ेगा। जनवरी में अमूमन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होता है। इस वर्ष भी विक्षोभ के आज से हल्की बारिश का अनुमान है। बीते दिन भी थोड़ी बारिश पंजाब के पठानकोट, हरियाणा, दिल्ली आदि में हुई है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के कारण आज सुबह गहरा कोहरा दिल्ली के बाहरी इलाकों में देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। उनके अनुसार 2 दिनों तक राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम घना कोहरा छाया रह सकता है, जबकि आज इन्हीं क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 3 लाख से ज्यादा नए मामले, 20 लाख के पार हुए एक्टिव केस। देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,47,254 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से 703 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस दौरान 2,51,777 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। देश में 20,18,825 कुल एक्टिव मरीज हैं। वहीं अब तक 3,60,58,806 रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा कोरोना से 4,88,396 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीच ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 9,692 हो गई है। हेट स्पीच रोकने के लिए आनंद शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कानूनों में बदलाव की मांग। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से हेट स्पीच पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गृह मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने सरकार से अभद्र भाषा की सभी अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन सहित विधायी कार्रवाई पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में मांग की है कि गृह मंत्री इस बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को जरूरी निर्देश दें कि वे ऐसे नफरती बयान देने वालों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई करें। पत्र के जरिए उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे भाषण नागरिकों के एक वर्ग को लक्षित करके दिए जाते हैं, जिससे समाज में तकरार आती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे भाषणों में खासकर अल्पसंख्यों और महिलाओं पर निशाना साधा जा रहा है और ऐसे ही भाषण असुरक्षा और अविश्वास का माहौल पैदा करते हैं। इसलिए ये चिंता की बात है। पत्र में आनंद शर्मा ने कहा कि नफरती भाषणों का इस्तेमाल धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह कानून के राज को कमजोर करेगा और नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार आजाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर कोविड प्रबंधन को देखने के लिए पार्षद गणों एवं महापौरों से की वर्चुअल सभा। बहुत पवित्र कार्य होगा और उस पवित्र कार्य के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर हम लोग नगर निकाय के अंदर देख सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हमें देखना होगा कि वहां पे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर लोग बिना मास्क के चलते हैं,
भीड़ भाड़ लगाए रहते हैं, घंटों खड़े हैं। अगर वे सभी लोग या तो भीड़ न लगाएं और नगर निकाय में कहीं भी कोई बाहर, घर के बाहर निकल रहा है तो मास्क लगा करके चलें, तो इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। अगर स्वयं इन्फेक्शन से बचे रहेंगे तो परिवार के लोग भी बचेंगे। कोई कहीं आपदा के कारण कहीं प्रकार की जनहानि, धनहानि की संभावना ना के बराबर रहेगी। और मेरी आज आप सबसे यह अपील होगी कि अपने अपने नगर निकाय में इस उत्तरदायित्व का निर्वहन आप सभी करेंगे। इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि एक निगरानी समिति सभी प्रदेश के अंदर 14,000 वार्डों में सक्रिय होकर काम करें। मेरी मेयर, चेयरमैन से इस बात की अपील होगी, जहां पार्षद हैं वहां पार्षदों को जिम्मेदारी दें, जहां पार्षद नहीं हैं, नए क्षेत्र जुड़े हैं, वहां पे वहां के पूर्व प्रधान होंगे, कोई सीनियर सिटीजन की एक टीम बना करके इस दायित्व को उन लोगों को देने की आवश्यकता है। उन लोगों के पास मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देने की आवश्यकता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। उन्हें सैनिटाइजर और उन्हें मास्क उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। और फिर वैक्सीन के लिए हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले लें। हम ये जरूर सुनिश्चित करें कि कोई भी, ये वैक्सीन याद रखना, ये वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी में ये रामबाण साबित है। और ये वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी में इसके कोरोना के वायरस के प्रभाव को कम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज आप देख रहे होंगे सेकेंड वेव जितनी खतरनाक आई थी, थर्ड वेव उतनी ही सहज सरलता के साथ जनता उसका सामना भी कर रही है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, स्ट्रीट लाइट, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और अपने सामान्य उत्तरदायित्वों के साथ साथ इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। देखिए, कोरोना का थर्ड वेव खतरनाक नहीं, लेकिन इससे भागने की आवश्यकता नहीं। यह बीमार, यानी यह, मैं इस बात को मानता हूं कि यह बीमारी है और बीमारी होने के नाते सतर्कता और सावधानी इस दिशा से बहुत आवश्यक होगी। और इस सतर्कता और सावधानी के लिए आप सबसे मैं अपील करूंगा कि हम लोग घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए अपना योगदान देंगे। आपने पहली और द्वितीय लहर के दौरान अच्छा काम किया था, एक एक परिवार को भोजन उपलब्ध कराया, स्वच्छता सैनिटाइजेशन में अच्छा कार्य किया। आज फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी पार्षदों को, सभी चेयरमैन को, सभी महापौर को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने प्रथम और द्वितीय लहर के दौरान अच्छा काम किया। इस तृतीय लहर के दौरान भी आप लोग अपना बेहतर प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आह्वान करूंगा कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने जैसे सरकारी भूमि को, सार्वजनिक भूमि को भूमाफियाओं से और पेशेवर माफियाओं से मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाई प्रयागराज में प्रारंभ किया है, ऐसे हर नगर निकाय के में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए। आप सबको एक बार फिर से मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली से बड़ी खबर आई सामने। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों पर लागू ऑड इवन सिस्टम हटेगा। प्रस्ताव को सीएम केजरीवाल की मिली मंजूरी। दिल्ली में सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम को भी बंद किया जाएगा। साथ ही प्राइवेट दफ्तर भी 50% खुल सकेंगे। कोरोना के मामले घटने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। फिलहाल इन प्रस्तावों को आगे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर कई पाबंदियां लगाई गई थी। इसमें वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम भी शामिल था। प्राइवेट दफ्तरों को पूरी तरह बंद करके वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया था। दुकानों के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम का काफी विरोध हो रहा था। एक बार फिर चीन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना कि जब बलवान सेना होते हुए भी देश का शासक, जिसमें ना हिम्मत हो ना जज्बा हो, वो राष्ट्र
दिक्कत में आता है, उनके नागरिक, उनकी सीमाएं। यहां हमारे नागरिक को उठा के ले जाते हैं, हमारी सीमा के अंदर रोड बनती है, वो घुस जाते हैं, और आप इसके ऊपर चुप क्यों हो? आपका ट्विटर तो कपालभाती की तरह बोलता है। आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाते हो, ऐसा माहौल आता है तो आप हर रोज 2-3 भाषण लाइव घंटों तक लोगों को सुनाते रहते हो। आइए ना, चाइना पे भी कुछ बोलिए। मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, और मेरे पत्रकार साथियों को भी कहता हूं कि आप इसे गंभीरता से लें। मुझे हमारी सेना के एक बड़े ही सीनियर पद पे बैठे हुए अफसर ने मुझे कहा कि हमारे वहां काफी ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां चाइना के साथ हम फेस टू फेस होते, और वो फेस टू फेस सिचुएशन, हम भी पेट्रोलिंग में जाते थे, उस पॉइंट तक जाते थे, चाइना के लोग भी पेट्रोलिंग में आते थे, हमारा फेस टू फेस सिचुएशन होता था और फिर वापस आते थे। ये पेट्रोलिंग बरसों से हम करते थे, पर काफी ऐसे पॉइंट्स है जहां पे सरकार ने सेना को अपनी हद में पेट्रोलिंग पे जाने से मना किया है। और ये जो पॉइंट्स उन्होंने मुझे उनकी टेरिटरी में सिर्फ बताए, वो थे PT-17, PT-17, जिसे डोगरा भी कहते हैं हम, जो हॉट स्प्रिंग से भी नाम से भी जाना जाता है, वो एक पॉइंट हुआ। दूसरा हुआ गलवान वैली, जहां पर भी फेस टू फेस आमने सामने होते थे। तीसरा हुआ पैंगोंग, जहां पर भी फेस टू फेस चाइना और हमारे देश की सेना होती थी। और चौथा था कैलाश। ये 4 पॉइंट पे जो सीनियर आर्मी अफसर मुझे कह रहे थे, वो सिर्फ अपनी टेरिटरी की बात करते थे कि मेरी टेरिटरी में ये 4 जगह पे हम जाते थे, चाइना की सेना फेस टू फेस और पेट्रोलिंग होता था। हमें पेट्रोलिंग से सरकार ने मना कर दिया है कि वहां पेट्रोलिंग नहीं करना है, और चाइना वहां अड्डा जमा के बैठा है, और पता नहीं हमारी उस टेरिटरी में वो क्या करता होगा, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें पेट्रोलिंग से मना किया है। दिल्ली में आज से इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति। राहुल गांधी बोले, कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते। इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति की मशाल की लौ 21 जनवरी से बंद हो जाएगी। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में इस मशाल को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया जाएगा। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण करेंगे। उनके द्वारा ही लौ को मिलाया जाएगा। बता दें कि इंडिया गेट स्मारक ब्रिटिश सरकार ने 1914 से लेकर 1921 के बीच जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की याद में बनाया था। बाद में अमर जवान ज्योति को 1970 में पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत के बाद युद्ध स्मारक में शामिल किया गया था। वहीं इंडिया गेट परिसर में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का 2019 में उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में उन सभी भारतीय रक्षा कर्मियों के नाम हैं जिन्होंने 1947 से लेकर 1948 से विभिन्न अभियानों में अपनी जान गंवाई है। पाकिस्तान के साथ गलवान घाटी में युद्ध, चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष, आतंकवाद विरोधी अभियानों में जान गंवाने वाले सैनिकों के नाम भी स्मारक की दीवारों पर शामिल है। राहुल गांधी ने इस फैसले का विरोध जताते हुए एक ट्वीट किया है और उसमें बिना किसी का नाम लिए लिखा है, कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते। राहुल ने ट्वीट किया, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। वहीं सरकार ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि बुझाई नहीं, शिफ्ट की जाएगी अमर जवान ज्योति की लौ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वसीयत किए बगैर पिता की मृत्यु होने पर बेटियों को संपत्ति में हक। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि किसी हिंदू व्यक्ति की बगैर वसीयत किए मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्वरजित व अन्य संपत्तियों में उसकी बेटियों को हक मिलेगा। बेटियों को पिता के भाइयों के बच्चों की तुलना में संपत्ति में वरीयता मिलेगी। शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला हिंदू महिलाओं व विधवाओं के हिंदू उत्तराधिकारी कानून में संपत्तियों के अधिकारों को लेकर दिया है।
गुरुवार को सुनाए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति बगैर वसीयत किए मर जाता है, तो उसकी स्वरजित संपत्ति या पारिवारिक विरासत में मिली संपत्ति में बेटियों को हिस्सेदारी रहेगी। बेटियों को मृत पिता के भाई के बच्चों की तुलना में संपत्ति में वरीयता दी जाएगी। मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा उसके बच्चों द्वारा आपस में किया जाएगा। जस्टिस एस अब्दुल्ला नजीर व जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने 51 पृष्ठ के फैसले में यह बात कही है। कोर्ट ने अपने फैसले में इस सवाल का भी निपटारा किया है कि क्या संपत्ति बेटी को उसके पिता की मृत्यु पर या किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में पिता के भाई के बेटे को जीवित रहने पर भी हस्तांतरित होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की स्वरजित या पारिवारिक रूप से मिली संपत्ति में किसी विधवा या बेटी का हक न केवल पुराने परंपरागत हिंदू कानूनों में बल्कि विभिन्न न्यायिक फैसलों में भी कायम रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी हिंदू महिला की बगैर वसीयत किए मृत्यु हो जाती है, तो जो संपत्ति उसने अपने पिता या माता से विरासत में मिली है वह उसके पिता के वरीसों को मिलेगी, यानी उसके सगे भाई बहनों व अन्य को मिलेगी। जो संपत्ति उसे अपने पति या ससुर से मिली है वह उसके पति के वरीसों यानी खुद के बच्चों व अन्य को मिलेगी। अपने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15 वर्ग 2 जोड़ने का मूल मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी निस्तान हिंदू महिला की वसीयत किए बगैर मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति मूल स्रोत यानी जिससे उसे मिली है उसकी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए जारी किया अपना घोषणा पत्र। जिस तरीके से हम और आप दोनों लोग कोविड प्रोटोकॉल को और उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालांकि महत्वपूर्ण बात जो आपके बीच में रखेंगे, जो हमारी समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल होगी, उससे पहले एक और जो मैनिफेस्टो में हम लोग शामिल करने जा रहे हैं वो मैं रखना चाहता हूं। समाजवादी सरकार में नेताजी ने यश भारती से प्रदेश के लोगों को सम्मानित करने का काम किया था, जिन लोगों ने भी अपने क्षेत्र में उत्कर्ष और अच्छा कार्य किया था। इसलिए आज समाजवादी पार्टी इस बात को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे और इसी तरह जिला स्तर पर हर साल नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। नगर के उत्कर्ष समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। और सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सहयोगी साथ बैठे हैं, समय समय पर इन्होंने बात रखी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जहां कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी की बात है, उनकी सोशल सिक्योरिटी और इतनी सेवा के बाद उनके सम्मान के लिए, और जब उम्र ज्यादा हो रही, क्योंकि इधर उम्र भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, उम्र बहुत हो जाती है, तो उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हालांकि मैं पढ़ना चाहूं तो पूरा पढ़ भी सकता हूं, लेकिन हमारे पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए घोषणा पत्र में हम लोग समाजवादी लोग शामिल करने जा रहे हैं
उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा में नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन दी जाती थी। इससे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और जिसमें हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, लगातार लड़ते रहे, बैठे, न जाने कितनी बार हमारी बैठकें हुई। केवल आपके साथ बैठक नहीं हुई, बल्कि कई हमारे जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, जिनके पास अनुभव है, उनके साथ भी बैठक हुई। तब जाकर के ये समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला लिया है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी बात इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। मोदी की तारीफ करने के बाद अब अपर्णा यादव को मुलायम सिंह ने दिया अपना आशीर्वाद। सैफई से सिद्धार्थनगर तक देखने को मिलेगा तस्वीर का असर। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद अपर्णा अपने ससुर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने पहुंची। उनके पैर छुए और मुलायम ने अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद दिया। नेताजी ने क्या कहा, ये तो अपर्णा ने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी से आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह तस्वीर क्या असर दिखा सकती है, उसकी बानगी तो यूजर्स के रिएक्शन से ही साफ है। जो दिखता है वही बिकता है, ये आपने हमने सुना भी है। तो मुलायम से आशीर्वाद लेती तस्वीर को सार्वजनिक कर अपर्णा यादव ने यह बता दिया कि समाजवादी पार्टी के मुख्य मुलायम सिंह यादव उनके साथ हैं। ये सपा वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपर्णा के जाने पर पत्रकारों से कहा कि नेताजी ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।